हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर। फुल मार्क्स है 40। टाइम आपका 1.5 घंटा लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे सैम्पल पेपर में है, ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपको बता दें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सारे सैम्पल पेपर कराए जाते हैं क्लास 9, 8 और 11 का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन शॉर्ट। पहले आपको पैसेज को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, उसके बाद आंसर एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है शॉर्ट, यानी ज़्यादा लंबा नहीं आंसर नहीं देना है, शॉर्ट में आंसर देना है। हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 5 2 10 नंबर हो जाएंगे आपके। क्या पैसेज कह रहा है, पहले इसको रीड कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ए वास्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन स्ट्रेचिंग अक्रॉस साउथ एशिया इज कटिंग डाउन द सनलाइट बाय 10%। एक्चुअली क्या कर रहा है, एक बड़ी मात्रा में जो पॉल्यूशन है यानी प्रदूषण साउथ एशिया यानी दक्षिण अक्रॉस साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में फैला, जिसके कारण जो सनलाइट यानी जो सूरज का जो प्रकाश है वो 10% घट गया। यानी सूरज का जो लाइट है वो क्या हो गया, ज़्यादा पॉल्यूशन फैलने के कारण क्या हुआ, सूरज के लाइट में इफेक्ट पड़ गया, उसका लाइट को 10% कम कर दिया। ओवर इंडिया डैमेजिंग एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र को नुकसान होता है। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, सूरज की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब जब सूरज का लाइट ही कम हो जाएगा प्रदूषण के कारण, तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, तो जाहिर सा बात है असर तो पड़ेगा कृषि क्षेत्र में। डैमेजिंग एग्रीकल्चर मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न, तो जब भी प्रदूषण फैलता है, यानी प्रदूषण मतलब क्या, हवा में बहुत सारे ऐसे गैस रहते हैं जो कि काफ़ी नुकसानदेह गैस रहते हैं, वो पूरे पर्यावरण को बिगाड़ देते हैं। मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न यानी कि जो वर्षा का जो चक्र है वो भी असर करता है इस चीज़ पर, यानी कि इसके कारण, यही पॉल्यूशन के कारण वर्षा चक्र पर भी असर होता है। एंड पुटिंग 100,000 ऑफ पीपल एट रिस्क, और हज़ारों लोगों की जान क्या होता है, जोखिम में रहता है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, नया स्टडी के अगर बात करें, द स्टार्टलिंग फाइंडिंग ऑल्सो इंडिकेट दैट द स्पेक्टेकुलर economic growth seen here earlier may soon falter as a result of this pollution। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पॉल्यूशन है काफ़ी खतरनाक होता है। इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर होता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक घटेगा इस पॉल्यूशन के कारण। एग्रीकल्चर पे असर पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ेगा, ही बस में। तो ये पॉल्यूशन काफ़ी खतरनाक होता है, एकदम इकोनॉमिक ग्रोथ को घटा देगा। द रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट द हेज काउज्ड बाय पॉपुलेशन माइट बी रिड्यूसिंग विंटर राइस हार्वेस्ट बाय एज मच एज 10%। रिपोर्ट ये भी कहता है कि हेज जो है, यानी हेज मतलब होता है धुंध, उसी को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। विंटर राइस मतलब क्या होता है, जो भी चावल का जो आपका पैदावार होता है उसमें 10% घट गया है, समझे। सर्दियों में जो चावल का पैदावार होता है वो कितना परसेंट घट गया, 10%। किसके कारण, इसी पॉल्यूशन के कारण। अब आगे पढ़ते हैं। एसिड इन द हेज में, एसिड क्या होता है हेज में, यानी जो पॉल्यूशन होता है उसमें एसिड रहता है, ठीक है। बाय फॉलिंग एंड, अच्छा देखो आप एक चीज़ समझना, जो आपका जो प्रदूषण जो फैल रहा है यानी धुंध है, उस धुआं में क्या हो रहा है, बहुत तरह के हानिकारक गैस हैं। अब जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकती है, इतना डिटेल तो बताने का मेरे तात्पर्य नहीं है, लेकिन आपको मिसाल के तौर पर बता देते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड हो, अब वो क्या हो, जो एसिड है, ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये जो रेन बरस रहा है, इससे जाकर रिएक्ट करके एसिड रेन बना लेता है। आई बस समझ में। अब ये जो एसिड रेन है ये काफ़ी नुकसानदेह होता है, हालांकि ये भी सांद्र होता है। अगर बोला जाए तो ये एक्चुअली ये नेचुरल है एसिड रेन। एक होता है मानव एसिड रेन, जो मानव द्वारा बनाता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये भी खतरनाक ही माना जाता है, ठीक है। उतना डिटेल हमको बताना नहीं है, एक्चुअली हमको क्या कह रहा है वो बताना है। तो एसिड इन द हेज में बाय फॉलिंग एज एसिड रेन हैव द पोटेंशियल टू डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज। क्रॉप्स मतलब जो भी फसल है उसको, ये जो एसिड रेन है काफ़ी खतरनाक है। अगर पत्ता में गिर जाएगा तो उसका फिर ग्रोथ कम हो जाएगा। हैव टू पोटेंशियल टू डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज, पेड़ पर गिर जाएगा तो पेड़ का जीवन खत्म हो जाएगा। क्रॉप्स मतलब फसल को बर्बाद कर देगा। एंड लीव्स कैन एग्रेटिव, यानी एग्रेटिव मतलब बिगाड़ना। द इम्पैक्ट यानी इस यहाँ तक कि क्या होता है, जो सनलाइट यानी कि जो लाइट का जो सनलाइट जो है, प्रकाश का जो लाइट है अर्थ पे पड़ रहा है, उसको भी घटा देता है। ये सारा असर करता है। द पॉल्यूशन
the pollution that is forming the haze could be leading to several hundred of thousands of premature deaths as a result of higher level of respiratory disease। तो ये क्या होता है, ये जो पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, ये जो पॉल्यूशन जो हेज में यानी धुंध में है, मतलब हज़ारों लोगों का इससे प्री मेच्योर, मतलब हज़ारों लोगों का जान चला गया, प्री मेच्योर जो कि मेच्योर भी नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ हायर लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी सांस रोग का बीमारी से ज़्यादातर। इट इज़ सेड, ये कहा गया कि रिजल्ट फ्रॉम 7 सिटीज़ इन इंडिया एलोन, इंडिया भी क्या क्या है, इंडिया में कौन कौन सा जो सिटी है, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, एस्टिमेट दैट एयर पॉल्यूशन वाज एनुअली रिस्पॉन्सिबल। तो वहाँ पर एयर पॉपुलेशन गलती से बोलती, एयर पॉल्यूशन काफ़ी रहता है। इसी कारण 24,000 24,000 प्री मैच्योर डेट इन द अर्ली 1990 में क्या हुआ था, 24,000 लोगों की मौत हुआ इसी प्रदूषण के कारण, इसी पॉल्यूशन के कारण। बाय द मिड यानी कि 1990 के शुरुआत बोला जाए, और बाय द मिड 1990 के मध्य में इसका जो संख्या है 24,000 से 37,000 37,000 प्री मेच्योर फैटलिटीज़ हो गया, यानी बढ़कर। आई बस में आस्क वेदर द करेंट ड्राउट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर ओवर अ डिकेड ऑफ गुड मानसून वाज ओइंग टू द हेज। मतलब पूछो कि हाँ, जो डिकेड मतलब आपको बता दें, यहाँ पर आपको सारा मीनिंग आपको मिल जाएगा। आपको डिकेड मतलब बता दें, एक डिकेड मतलब होता है 10 वर्ष। तो देखो कि 10 वर्ष के बाद जो 10 वर्ष का अच्छा मानसून के बाद अब क्या सिचुएशन है, सूखा पड़ गया है, गोइंग टू द हेज, ये मतलब हेज के कारण यानी धुंध के ही कारण हो रहा है। प्रोफेसर बी रामानाथन सेड इट वॉज टू अर्ली टू रीच अ कंक्लूजन। इन्होंने कहा था कि ये बहुत जल्दी है कि तुरंत आप कंक्लूजन में पहुंच जाओ। द ड्राउट पेरिसिस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 years, देन वी शुड स्टार्ट सस्पेक्टिंग दैट इट मे बी बिकॉज ऑफ हेज। अगर 4 से 5 साल तक सूखा बना रहा तो हम समझेंगे, देन वी शुड स्टार्ट सस्पेक्टिंग, तो हम लोग को शक करना शुरू कर देना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ हेज यानी धुंध के कारण ही ये यानी अकाल पड़ गया, सूखा हो गया 4 से 5 साल तक। आई बस समझ में। आप एक काम कर सकती हैं, अगर आपको क्लियर तरीके से यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो हम इसका ऐसे आपको PDF 100% दे देंगे। आप क्या करना, उस PDF को कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट को डाउनलोड कर लेना, और उसका पूरा हिंदी में आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा अगर कोई ऐसा चीज़ समझने में दिक्कत होता है तो। ठीक है। इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर वर्स्ट अफेक्टेड ओइंग टू देयर पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो जाहिर सा जाते, अगर जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा पॉल्यूशन। आई पसंद में इसके कारण क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ आर एंड डिप्लेक्टिंग, मतलब फॉरेस्ट एंड जंगल का कमी। द कंसर्न इज दैट रीजनल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द हेज आर सेट टू इंटेंसिफाई ओवर द नेक्स्ट 30 years एज द पॉपुलेशन ऑफ द एशियन रीजन राइजेस टू एन एस्टिमेट 5 billion पीपल। देखो ज़्यादातर जो पॉल्यूशन फैला है यहाँ पर 30 साल के बाद, वो 30 साल बाद क्योंकि 5 बिलियन पीपल हो गया था, इस कारण से जो पॉल्यूशन है और बढ़ गया। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ क्लियर तरीके से समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है कि हम क्लियर तरीके से यहाँ पर नहीं समझे, तो जैसे ये वाला अगर आप स्टेटमेंट नहीं समझे या ये स्टेटमेंट में कोई चीज़ नहीं समझे तो उसको कॉपी करना है और गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए पेस्ट कर देना है, आप आराम से इसको सीख जाओगे। ठीक है, एक बार आप कमेंट करना, हम इसका PDF आपको कर देंगे, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाउ हैज़ द हेज ओवर साउथ एशिया इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर। तो साउथ एशिया में जो एग्रीकल्चर है उसको ये हेज कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे असर किया। ठीक है, साउथ एशिया का एग्रीकल्चर में कैसे इम्पैक्ट किया उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ए वास्ट ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन। वास्ट ब्लैंकेट मतलब बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन स्ट्रेचिंग अक्रॉस साउथ एशिया। साउथ एशिया में बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन फैला। इज़ कटिंग डाउन द सनलाइट बाय 10%, जो कि जो सूरज का जो लाइट है उसको 10% घटा दिया। ओवर इंडिया में भी क्या हो रहा है, डैमेजिंग एग्रीकल्चर यानी खेती को नुकसान करा, कृषि को। मोडिफाइंग रेनफुल पैटर्न, कृषि क्षेत्र बोल रहे हैं, जो बारिश का चक्र है उसको भी नुकसान, उस पर भी असर कर रहा है। व्हाट लेड्स टू इन्फॉर्म ऑफ हेज, मतलब हेज किस तरीके का बना होता है। हेज इज काउड बाय, हेज कैसे होता है, मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो हेज कहाँ से आता है, हेज इज काउज, हेज मतलब धुंध, उसी धुंध को बोलते हैं पॉल्यूशन। तो अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो वो धुंध भी पैदा नहीं होगा। तो हेज इज काउज्ड बाय पॉल्यूशन। आई बात समझ में।
एज का क्या कारण है? पॉल्यूशन। व्हाट वर द लेवल्स ऑफ प्री मेच्योर डेट एस्टिमेटेड इन 7 मेजर सिटीज ड्यूरिंग द 1990 ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज। यानी बोल रहा है कि कितना लोग का मौत हो गया प्री मेच्योर डेट जो कि मेच्योर नहीं हुए थे इन 7 मेजर सिटीज़ ड्यूरिंग द 1990 के शुरुआत में। तो आपको बता दें इन अर्ली 1990 के शुरुआत में द नंबर ऑफ प्री मेच्योर डेट वाज 24,000 एंड इन द मिड 1990 के मध्य में इज़ द स्टैटिस्टिक ग्रू अप 37,000 प्री मेच्योर फैटलिटीज़। तो 1990 के मध्य होते होते इतना हज़ार लोगों का मौत हो गया। व्हाट डिड प्रोफेसर वी राम द इफेक्ट ऑफ द हेज ऑन करेंट ड्राउट मतलब क्या होता है आपको बता दें, DROU ड्राउट मतलब होता है सूखा इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ही सेड इफ द ड्राउट परसिस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 years, अगर उन्होंने कहा अगर सूखा 4 से 5 साल तक और बना रहा, ड्राउट परसिस्ट मतलब होता है बना रहा, सूखा अगर बना रहा, देन वी शुड स्टार्ट सस्पेक्टिंग, तब हम लोग को इसमें शक करना स्टार्ट हो कर दें कि क्या कहीं ना कहीं ये सूखा जो पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं हेज के ही कारण पड़ रहा है, धुंध के कारण ही पड़ रहा है। विच कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हेज एंड वाई? इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर वर्स्ट, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है। किसके? बिकॉज ऑफ देयर हाई, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट है। why is there overall concern for Asia over the next 30 years? अगले 30 वर्षों में एशिया के लिए समग्र चिंता क्यों है? इट इज़ बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ एशिया रीजन में राइज अप टू 5 बिलियन पीपल। तो 30 साल के बाद क्या हो जाता है, इसका जो जनसंख्या होता है 5 बिलियन, इसलिए अब ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होता है तो फिर दिक्कत होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री मेच्योर? हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि टाइम से पहले अगर शुरू होने जा रहा तो प्री मेच्योर कहेंगे। ये हमारा क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, राइट आंसर इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो एडिटर को आपको लेटर लिखना है। न्यू दिल्ली, गिविंग योर व्यूज़ ऑन नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया। देखो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। अब नेसेसरी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट, यानी जो भी घूमने आता है तो उसे अगर इंग्लिश अच्छा सीखेंगे, अब सामने वाला बंदा इंग्लिश जानता तो उसको आप अच्छे से इंग्लिश में समझा सकेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये लेटर लिख रहे, किसको लेटर लिखा जा रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या आप है ना बेहतर इंग्लिश प्रोवाइड कीजिए, इंग्लिश, ताकि लोगों का इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो सके और वो क्या हो, जो टूरिस्ट आते हैं उससे अच्छा से कम्युनिकेट कर पाए। अगर मान लो मेरा अंग्रेजी अच्छा नहीं है और आप इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो हम आपसे बात करेंगे तो आपसे हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हिंदी ज़्यादा जानते हैं तो हम हिंदी से ही कम्युनिकेट कर पाएंगे ना। तो लेटर यहाँ पर, चलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, ठीक है, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। राजकुमार रांची, जून 22, 2022। द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। जो भी है सब्जेक्ट है रिगार्डिंग द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया, मतलब इंग्लिश को प्रमोट करो इंडिया में फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट, कि ताकि हम लोग ने जो भी घूमने जो आते हैं उससे हम अच्छा से कम्युनिकेट कर पाएँ। सर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रो योर वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। मैं आपको व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वी नो दैट इंडिया इज़ लैंड ऑफ डाइवर्स एटमोसफेयर, कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर क्या होता है एंड ट्रेडिशन क्या होता है? कल्चर मतलब होता है संस्कृति और ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, यानी जो शुरू से चला आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया सकता। तो यहाँ पर लैंड ऑफ डाइवर्स एटमोसफियर मतलब क्या, एक तरह से आप बोलो कि इंडिया इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ डाइवर्स बिकॉज वी हैव अ वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। मतलब बहुत तरह का खाने का है, अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह का फेस्टिवल है, आई बस में बहुत सारा सब अपना अपना अलग अलग रिलीजन है, इसलिए इसको डाइवर्स एटमॉस्फेयर बोला है। ये ऐसा वातावरण है जिसमें हर तरह का अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कोई हिंदी बोलते हैं, मतलब हिंदी तो सभी बोलते हैं, लेकिन मतलब अलग अलग कोई उसमें लैंग्वेज भी तो कई प्रकार के होंगे, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा, अलग अलग सबका खाना है, सबका धर्म अलग अलग है, तो रिलीजन अलग अलग है, बहुत सारा, इसलिए इसको डाइवर्स एटमॉस्फेयर कहा जा रहा है। कल्चर अलग है, आई बस कल्चर मतलब क्या हो गया,
संस्कृति हो, ट्रेडिशन हो, वी हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट। हेरिटेज मतलब क्या होता है? हेरिटेज साइट्स मतलब क्या होता है? हेरिटेज साइट मतलब होता है विरासत स्थल, जो भी पुराना चीज़ है, जो लोग देखने आते हैं, हाँ इंडिया में ये घूमने का चीज़ है, पुराना चीज़ है। हेरिटेज मतलब होता है ना हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस बहुत सारा होता है। विरा मतलब ये सारे चीज़ लोग देखने आते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस एंड नेचुरल ब्यूटीफुल साइट्स इन ऑल द कॉर्नर ऑफ आवर ब्यूटीफुल मदर लैंड इंडिया। तो हर जो भी खूबसूरती है वो मतलब हमारे यहाँ बहुत तरह की खूबसूरती, हिस्टोरिकल प्लेस है, नेचुरल ब्यूटीफुल साइट्स है इन ऑल कॉर्नर ऑफ ब्यूटीफुल मदर इंडिया। द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड क्या वांट्स टू नो द रिच हेरिटेज, यानी सबसे सबसे महंगा हेरिटेज कौन सा है, सबसे महंगा विरासत स्थल कौन सा ऑफ द इंडिया का। तो द फॉरेन टूरिस्ट वांट टू एक्सप्लोर आवर इंडिया, यानी फॉरेन क्या होता है, ये चीज़ को पता लगाना चाहते हैं, पूरी मतलब इंडिया को पूरी मतलब पूरा जानकारी लेना चाहते हैं। जो टूरिस्ट मतलब जो टूर करते हैं, यानी जो मतलब आते हैं घूमने के लिए, तो वो पूरे इंडिया के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, कहाँ जानना चाहते हैं कि कहाँ पर कितना पुराना स्थल है, विरासत स्थल है, कहाँ पर घूमने की जगह है बहुत पुराना। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट द मोस्ट ऑफ टूरिस्ट गाइड आर नॉट इफिशिएंट इट। तो क्या होता है, जो टूरिस्ट मतलब जो भी टूरिस्ट घूमने आते हैं, अब उसको गाइड करने वाला तो कोई ना कोई होगा, समझाने वाला, वो अच्छा से उसको समझा नहीं सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश, एफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि उनका इंग्लिश जो स्पीकिंग इंग्लिश होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी है। एंड सो द फॉरेन विजिटर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट, इसलिए फॉरेन जो आते हैं उसको उतना डिटेल तरीके से समझ में नहीं आता है। फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर इंडिया। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर मतलब होता है पता लगाना, तो अच्छे से वो पता नहीं लगा सकते इंडिया के बारे में, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। तो बट इट इज़ एफिशिएंट इन। अच्छा, यहाँ से यहाँ द एंटायर वर्ल्ड वांट्स टू नो द रिच हेरिटेज ऑफ द इंडिया, यहाँ पढ़ लिए थे हमने। द फॉरेन टूरिस्ट वांट्स टू एक्सप्लोर आवर इंडिया, वो पूरा मतलब इंडिया का पूरा पता लगाना चाहते हैं जो भी फॉरेन क्या लोग आते हैं। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यानी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से द मोस्ट ऑफ टूरिस्ट गाइड आर नॉट इफिशिएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि उनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, इसलिए उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एंड सो द फॉरेन विजिटर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर इंडिया, एंड इंडिया में जो भी कुछ है पुराना चीज़ है उसको पता लगाने या उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता। द गवर्नमेंट मस्ट फोकस दैट, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए दैट ए गुड नंबर ऑफ़ पीपल, वैसे नंबर ऑफ़ पीपल को चुनना चाहिए जो अच्छा से इंग्लिश समझ सकते हैं, स्पीक इंग्लिश और अंडरस्टैंड फुलिंग इंग्लिश, और फ्लुएंटली जो इंग्लिश होता है उसको समझ सकते हो। दैट कैन ओनली हेल्प द फॉरेन, वही लोग फॉरेन जो टूरिस्ट हैं यानी जो विदेशी लोग आते हैं उसको समझा सकते हैं। टू अंडरस्टैंड आवर कंट्री, कैन गाइड देम इन देयर प्रॉब्लम्स, उसके प्रॉब्लम एंड कैन फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मतलब क्या होता है? मेहमानदारी विथ बेटर कम्युनिकेशन स्किल। अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका सही नहीं, यानी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं उसके लैंग्वेज से, तो फिर कैसे समझाइएगा उसको? फ्रॉम आवर साइड वेन इट हैपन्स, उस समय ये होगा, वी कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट राइज इन फॉरेन टूरिस्ट एंड इट रिटर्न वी विल सी। तो जब ये होगा तो हम लोग का जो ग्रेट राइज इन फॉरेन टूरिस्ट एंड इट रिटर्न वी विल सी, तो अगर ऐसा होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट राइज, यानी जो फॉरेनर है बहुत सारे फॉरेनर आएंगे घूमने के लिए, और रिटर्न में क्या होगा? वी विल सी आ इकोनॉमिक, हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? इकोनॉमिक बूम एज वेल। आई होप दैट माई लेटर विल फाइंड अ प्लेस इन योर वर्दी न्यूज़पेपर। आई होप कि ये आपको ये लेटर मिलेगा। योर फेथफुली नाम जो भी है, आगे लिखा है ये जो हमारा 9वां नंबर है, यू आर जतीन ऑफ क्लास 11, यू फाउंड अ पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग इट्स राइट वे ऑनर टू गिव नेसेसरी डिटेल्स टू क्लेम इट बैक फ्रॉम यू। यानी तुम क्लास 11 के स्टूडेंट हो, तुम्हारा नाम जतीन है और तुमने एक पर्स पाया स्कूल लाइब्रेरी में, आपको एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड के लिए कि कौन है इसका असली मालिक, और नेसेसरी डिटेल टू क्लेम इट बैक फ्रॉम यू। राइटफुल मतलब कुछ जानकारी दे जिससे कि तुम मतलब मुझसे ले लो। जाहिर सा बात है, कोई भी चीज़ अगर भुलाया है तो सामने वाला उसको कुछ ना कुछ डिटेल देगा तब ना देगा, ऐसे दे देगा, डिटेल देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले स्कूल का नाम लिखना, +2 हाई स्कूल जो भी है, नोटिस फाउंड दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल दैट, ये इन्फॉर्म किया जाता है सभी स्टूडेंट को दैट यस्टरडे अ पर्स वाज फाउंड इन द स्कूल। यस्टरडे यानी कल एक पर्स मिला मुझे। द स्टूडेंट और स्टाफ हुईवर जो कोई भी हो हैज़ लॉस्ट इट कैन कॉन्टेक्ट द अंडर साइन, यानी साइन कर सकता है ना, आफ्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल, और कुछ डिटेल्स दे सकता है अपना पर्स के बारे में। इट कैन बी रिक्लेम बाय द अंडर साइन, उसके बाद उसको दोबारा उसका जो भी पर्स है मिल सकता है। ठीक है, तो ये
10वां नंबर में है राइट एन आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट अभी बहुत ज़्यादा है। यू आर नया नवी अनवेरिएबल एम्प्लॉयमेंट। अनवेरिएबल मतलब क्या होता है आपको बता दें। अनवेरिएबल मतलब तो असहनीय। इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इज़ एट इट्स वर्थ सिंस 1990 से बहुत ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब असहनीय बेरोजगारी है 1990 से। मोस्ट ऑफ दिस सेक्टर हैज़ क्रैश्ड, बहुत सारे सेक्टर बर्बाद हो गए। एंड अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजुएट आर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट कर चुके हैं लेकिन उसके पास कोई काम नहीं। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोमिसेस। गवर्नमेंट के को ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट के पास सारा मतलब प्रोमिसेस है, जो भी उनका प्रॉमिस है सब है। आगे अब द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव, गवर्नमेंट ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट के पास टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोमिसेस, सारे वादे हैं, बट नो प्लान एट ऑल टू एम्प्लॉय द हाईली एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट। बट उसके पास कोई प्लान नहीं है कि उसको रोजगार दें जो कि हाईली इंडियन स्टूडेंट यानी हाईली एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, उसको रोजगार दे, उसके लिए कोई प्लान नहीं है, बस वादा का प्लान है, ये कहा जा रहा है इसमें। द प्राइम मिनिस्टर हैड प्रॉमिस्ड, प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस्ड किया दैट ही वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 करोड़ पीपल एवरी ईयर। मतलब प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई 2 करोड़ पीपल हर साल को मतलब नौकरी देंगे, बट ही कुड नॉट इवन रीच 10 लाख, बट एक साल में 10 लाख का भी नहीं दे पाया। फॉर अ स्टेबल इकोनॉमी इट इज़ वेरी स्टेबल, अस्थाई इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट जॉब, ज़्यादातर लोग जॉब पाएँ एंड कैन कंट्रीब्यूट इन द GDP ऑफ इंडिया, और वो हिस्सा ले सकते हैं जो GDP है उस इंडिया का जो GDP है। when people are educated but unemployed, यानी कि जब पीपल एजुकेटेड हैं उसके बाद भी बेरोजगार है, इट ब्रिंग्स वेरियस साइड इफ़ेक्ट इन द कंट्री, तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो कंट्री में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा। द फ्रस्ट्रेटेड यूथ कैन वॉक ऑन द पाथ ऑफ क्राइम। फ्रस्ट्रेटेड मतलब समझते हैं, मतलब जो भी निराश जो यूथ है वो क्या कर सकता है, इसके कारण क्राइम के पाथ में जा सकता है। दे कैन बिकम साइबर क्रिमिनल्स, किडनैपर्स, और कैन कमिट क्राइम्स ऑफ अदर सॉर्ट्स। इफ़ यू वांट टू इंडिया टू बी रियली डेवलप्ड नेशन, अगर आप इंडिया को डेवलप नेशन बनाना चाहते देन वी मस्ट इंश्योर दैट द इंडिया यूथ लर्न स्किल। इंडिया को स्किल, जो भी यूथ है उसको स्किल सीखना चाहिए, एंड दे कैन अर्न ऑफ देयर ओन, और खुद कमाना चाहिए, मतलब अपने तरीके से स्किल को सीखो फिर खुद से कमाओ। बोथ गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड द पीपल शुड जनरेट सेल्फ। बोथ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देना चाहिए, एंड पीपल लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को चाहिए कि जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोजगार अपने से जनरेट करे। देन ओनली इंडिया कैन बी बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट नेशन, तो उस समय इंडिया क्या बनेगा, सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। यानी कि ये जो वर्ड डज द नोटिस का क्या मतलब है कि बोल रहा है कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है एट अ केज मतलब क्या होता है कि एट अ केज इन द जू मतलब क्या, चिड़ियाघर में, एट लुसाका एंड जाम्बिया सिग्निफाई, जो कि सिग्निफाई मतलब क्या होता है, सिग्निफाई मतलब ऐसा प्रकट करता है। तो देखो द नोटिस बोर्ड द वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन, एट अ केज इन द जू यानी जो चिड़ियाघर में, एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाइज मतलब दर्शाता है कि दैट मैन इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिटेरेशन इन एनवायरमेंटल। तो ये जो मैन है पूरी तरह से जिम्मेदार है, डिटेरिएशन यानी मैन पूरी तरह से जिम्मेदार है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का, एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज का कमी का। दस इस प्रकार मैन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में हु इज़ मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड हाउ वाज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर मास्टर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाज द लैंग्वेज टीचर एट द स्कूल ऑफ टैप्लो। अनलाइक द अदर टीचर्स दूसरे टीचर के विपरीत ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है आपको पता है, कठोर है। फॉलोड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड ही वॉज नॉट अ सैडिस्ट लाइक सम टीचर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है वाई हैज़ द आर्टिकल बिन टाइटल सिल्क रोड। तो जो
टाइटल दिया गया सिल्क रोड ही आर्टिकल में टाइटल क्यों दिया गया? तो द रोड वाज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विथ चाइना। तो उस समय क्या होता है, जो सिल्क का रोजगार हो रहा था, सॉरी सिल्क का मतलब रेशम का व्यापार हो रहा था किसके साथ? चाइना के साथ, इसलिए वह नाम पड़ा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इन द चैप्टर द ऑथर ट्रेवल्स टू मौत कैलाश। इन द चैप्टर द ऑथर, जो ऑथर लेखक जो है, ट्रेवल्स टू मौत कैलाश एक्सप्लोरिंग द हिमालय, मतलब ये ट्रैवल करना चाहता था माउंट कैलाश को, मौत कैलाश गलती से बोल रहे, माउंट कैलाश को, एक्सप्लोरिंग द हिमालयन बेल्ट इन तिब्बत, तो इसका खोज करने के लिए। सिंस द ऑथर एक्सप्लोर्ड दिस रीजन, जब ऑथर ने एक्सप्लोर किया इस रीजन को, इस जगह को, इस क्षेत्र को, दिस द चैप्टर इज टाइटल, तो उस केस में इस चैप्टर का जो नाम इस टाइटल एज सिल्क रोड। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। आप अच्छा से पढ़ लेना, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम प्रोवाइड कर देंगे। आप व्हाट्सएप में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है, एक बार आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, आप इस गूगल ट्रांसलेट की मदद से भी इसको समझ सकते हैं। कॉपी करना, पेस्ट करना, जो हम पीडीएफ भेजेंगे उसमें जो लाइन नहीं समझ आ रहा उसको कॉपी, फिर गूगल ट्रांसलेट जाकर पेस्ट करके समझ लेना। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही रहेगा। आगे आप देखो हमने सॉल्यूशन कर दिया है, और आप इसको खुद से समझ लेना। इसका आंसर खुद से हमने इसका आंसर लिख दिया है, आप खुद से समझ लेना, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक बार कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।